गुफ्तगू इस हवाले से होगी कि हम अपनी कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स और अपनी वैल्यूज को किस तरह इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, सवालात के बारे में मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता नहीं है कि हम इसको जब तक सेशन को एंड करेंगे तो फिर ज़ाहिर है इशा का टाइम भी हो रहा होता है कि हमें सवाल जवाब का मौका मिल सकेगा तफसील से। तो आप अपने तमाम कल के सवालात भी और आज के सवालात भी व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना उस पे पोस्ट कर दें। सो मुझे जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा मैं एक एक सवाल का वॉइस मैसेज के अंदर जवाब देता रहूंगा। जरूरी नहीं है कि हम हर सवाल का जवाब दे पाएं, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि जहां तक मुमकिन हो आप लोगों को तशफ़ी हो जाए। लेकिन मेरा एक मशवरा आपको है, सब तमाम लोगों को जो जो ये सेशन ले रहे हैं, जो भी आपके ख्यालात है ना किसी चीज को पढ़ के जो आते हैं, यानी जो सेशन है, ये जो आज आपने सेशन लिया है लेना है और जो कल आपने सेशन लिया है, इसके साथ आपने एक काम जरूर करना है, इसकी आदत बना लें। एक डायरी बनाएं और उस डायरी के अंदर जो काबिल अमल नुकात हैं, देखें हर बात हर एक के लिए काबिल अमल नहीं होती। बाज लोगों के हालात ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैं कैरियर काउंसलिंग का एक सर्टिफिकेट कोर्स अटेंड किया 3 महीने का। बहुत जबरदस्त कोर्स था, एसडीसी से जो था एक्रेडिटेड था। तो हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा कि जी आप अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल के ऊपर कैरियर काउंसलर लिख दें। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई मैं अपनी पहचान एज अ करियर काउंसलर नहीं बनाना चाहता, मैं ये कोर्स सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो अगर मुझे उनको मशवरा देना होता है तो मैं सीख के दे दूँ या थोड़ा सा देख लूँ कि इस फील्ड के अंदर प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली क्या हो रहा है, क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए मैं ये कोर्स ले आया। तो मैं ये करियर काउंसलर बन के ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, मैं करियर काउंसलर नहीं हूँ। हाँ, ये काम मेरे काम का हिस्सा है। इसी तरीके से कॉपी राइटिंग का एक कोर्स मैं ले रहा था, जिसके अंदर हम एड्स वगैरह लिखते हैं। और उसका मकसद भी ये नहीं था कि मैं कॉपी राइटर बन जाऊं। उसका मकसद ये था कि जी मैं जो कुछ लिखता हूँ उसको एक नया अंदाज मिल सके, तो कुछ नई चीजें सीखने को मिल जाए। तो वहां भी उन साहब को मैंने, जो मेरे उस्ताद थे, उनको मैंने यही जवाब दिया कि भाई मैं कॉपी राइटर बनने नहीं आया हूँ आपके पास, मैं सिर्फ ये काम सीखने इसलिए आया हूँ कि मुझे अंदाजा हो कि किस तरीके से तहरीर को एक मुख्तलिफ शक्ल दी जा सकती है। कहने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको जो बातें हम इस कोर्स में बताएंगे हर चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, लेकिन जो एप्लीकेबल हो उसके बारे में सोच के अपने पास एक डायरी में कुछ काबिल अमल नुकात लिखें। जब आप उस डायरी को 6 महीने बाद, साल बाद उठाएंगे और ये वाले पेजेस खोल के देखेंगे और इसकी आदत बना लेंगे, तो आप तो जाहिर है हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ लिख ही रहे होंगे। तो जब आप ये वाले पेजेस खोल के देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अच्छा इतनी चीजें मैंने इसमें से अप्लाई कर दी हैं और इतनी चीजें अप्लाई नहीं कर सका, भूल गया। और हो सकता है कि उस वक्त वो मौका आ जाए कि जिस वक्त आप उन चीजों को अप्लाई कर सकें। तो कोशिश ये करें कि अपने जो तासुरात हैं, जो अपनी जिंदगी में काबिल अमल चीजें हैं, उनको लिखने की आदत डालें और उनको मामूल में शामिल करें। जब तक इन चीजों को आप मामूल में शामिल नहीं करेंगे, इनका कोई प्रैक्टिकल फायदा नहीं है। आप 200 कोर्सेज अटेंड कर लें लेकिन अमल में एक रत्ती का इजाफा ना हो तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप कुरान करीम को भी अमल में लेकर नहीं आते, जो हदीस मुबारक की तालीमात हैं उनको भी अमल में लेकर नहीं आते, आपकी जिंदगी में एक रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ पढ़ने से फर्क तो नहीं पड़ता ना, जिंदगी बेहतर नहीं होती, सवाब मिलता है, लेकिन असल मकसद इन किताबों का या इन सारी तालीमात का सवाब देना थोड़ी है। इनका मकसद तो यह है कि आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर इबादत करने वाला अल्लाह ताला का बंदा बनाया जाए। वो हम बन नहीं पाते क्योंकि हम इन पे अमल नहीं कर पाते। सो असल चीज जो कुछ सीखा है उसको अमल में लाने पे। ठीक है जनाब, इससे हम कहानी शुरू करते हैं। वैल्यू से पहले मैं एक और चीज पे बात करना शुरू करूंगा। जब आपको इंशाल्लाह इसका हैंडआउट मिलेगा पीडीएफ में, तो उसमें ये बात शुरू में ही लिखी हुई है, लेकिन मैंने इसको आज के लिए रखा था। एक जुमला आप जब भी किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे तो वो अक्सर बोलते हैं, और उसके ऊपर वो अपनी बात बिल्ड करते हैं। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? अच्छा, गोरे मोटिवेशनल स्पीकर्स के अंदर ये बात बड़ी कॉमन है कि क्योंकि उनको अपनी जिंदगी का मकसद मालूम नहीं होता, तो वो परेशान फिर रहे होते हैं या दूसरों को भी परेशान कर रहे होते हैं। और हमारे वालों ने भी यही चीज उठा ली है। हालांकि अगर हम कुरान खोल के देखें तो हमें अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी का मकसद बता दिया है। और क्या मकसद बताया है भाई? कोई बता सकता है? लिख सकता है चैट बॉक्स के अंदर? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अच्छा, यहाँ से
एक बात जहन में रखनी चाहिए कि इबादत से मुराद सिर्फ नमाज नहीं है। इबादत से मुराद आपकी पूरी जिंदगी है। मैं और आप जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ ही इबादत है। ठीक है, आप अगर अपनी जिंदगी में अपनी नियत को ठीक कर लें, गोरे ने बड़ी अच्छी किताब लिखी थी द पावर ऑफ इंटेंशन। मगर उससे पहले हमें ये बात बताई जा चुकी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर आपकी नियत ठीक है तो आपका हर काम जो आप ठीक अंदाज में कर रहे हैं, जिससे किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और जिसका करने को आपको हक है, यूं कह लें, बाजों का नुकसान पहुंचाना भी हक हो जाता है, तो वो काम इबादत है। यूं समझ लें कि आपकी 24 घंटे की जिंदगी इबादत है। अच्छा, अब कुछ फराइज अल्लाह ताला ने हमें बता दिए कि भाई तुमने ये काम करने, मगर उससे आगे हमारे ऊपर छोड़ दिए। अब किसी को सारा सारा दिन नमाज में खड़े रहने में मजा आता है, अच्छी बात है भाई, आप वो काम कर लें। किसी को पढ़ने पढ़ाने में मजा आता है तो आप वो काम कर लें। किसी को लोगों की खिदमत करने में मजा आता है तो आप वो काम कर लें। तो इबादत का जो नफिल वाला पार्ट है ना, वो वाला पार्ट आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहां से बात शुरू होती है स्ट्रेंथ एनालिसिस। और एक और चीज, एक वर्ड आप आजकल बहुत ज्यादा सुनेंगे जिसका जिक्र मैं करना पसंद करूंगा, दैट इज कामयाबी। भाई हम सब जो हैं वो ये चाहते हैं कि कामयाब हो जाए, और आजकल आपको कामयाबी के साथ कुछ चीजें दिखाई जाएंगी। अगर आप कुछ लोगों को ऐसे फॉलो करते हैं जिनको बज़ाहिर दुनिया कामयाब समझती है, तो या तो कोई स्पोर्ट्समैन कामयाब तस्वुर होता है कि जी वो स्पोर्ट्समैन है, फिर उसका लाइफस्टाइल होता है कि जी वो एक बड़ी सी गाड़ी लेके खड़ा हुआ है, या कुछ अ, अपना चूरन बेचने वाले हजरात जो हैं वो अपने आप को कामयाब शो करते हैं, कभी बड़ी सी गाड़ी के सामने खड़े हैं, कभी बड़ी सी घर के सामने खड़े हैं, कभी किसी होटल पे खड़े हुए हैं, सारा दिन अपनी तस्वीरें लगाते हैं और आपको ये बताते हैं कि जी हम कामयाब हैं, आप भी हमारी तरह कामयाब हो सकते हैं। तो कामयाबी का मफहूम एक मुसलमान के जहन में बिल्कुल क्लियर और साफ होना चाहिए। अगर आप दौलत को कामयाब समझते हैं, सॉरी, अगर आप दौलतमंद को कामयाब समझते हैं, दौलत हासिल करने को कामयाबी समझते हैं, तो दुनिया में हर वो शख्स जिसके पास दौलत नहीं थी वो कामयाब नहीं है आपके पैरामीटर के तहत। तो ये बड़ी खतरनाक बात है अगर आप इस पर गौर करें। अगर मैं ये समझूं कि सिर्फ वो शख्स कामयाब है जिसके पास मिलियन डॉलर्स हैं, जो मिलियनेयर है, तो हर वो शख्स जो तारीख में गुजरा है जो मिलियनेयर नहीं था वो फिर कामयाब नहीं है। तो अब ये जद कहाँ कहाँ जाकर पड़ती है, ये बड़ी खतरनाक बात। तो इसके लिए हमें अपना कामयाबी का मफहूम जो है ना उसे ठीक करना पड़ेगा। जो कामयाबी को जिस तरह हम देखते हैं उसे हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला और उसके रसूल के नजदीक कामयाबी क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई अल्लाह ताला तो ये कहते हैं, कामयाबी के बारे में मुख्तलिफ आयात मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक आपके सामने पढ़ूंगा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि वो कामयाब हो चुका जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो असल कामयाबी तो भाई यही है। अगर आपको इसके अलावा कोई चीज कामयाबी नजर आ रही है तो आपको अपना वो लेंस क्लियर करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप कामयाबी को देख रहे हैं। कुरान करीम में और भी बहुत सारी ऐसी आयात मौजूद है जहां कामयाबी को बिल्कुल क्लियर करके बता दिया गया है। तो मैं आपको दो बातें कहूंगा जिसके बारे में आपके जहन में कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नंबर वन, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। नंबर टू, कामयाबी क्या है। कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक क्या है। बाकी दुनिया किसी भी चीज को कामयाब कह दे। अच्छा, अब अगर कामयाबी ये है कि मुझे जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, तो मैं चाहे दौलतमंद हूं चाहे मैं फकीर हूं, दोनों सूरतों में मेरे पास कामयाबी का इक्वल चांस मौजूद है। क्योंकि मेरा जो पेपर है वो इंडिविजुअल है। आपका पेपर है, मेरा पेपर मेरा पेपर है, मेरा इम्तिहान है, आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान है। मुझे उस इंडिविजुअल इम्तिहान में कामयाबी हासिल करनी, इस काबिल बनना है कि कम से कम पासिंग मार्क्स लेके ही अल्लाह ताला एक धक्का मार के कहें जा भाई तू उधर चला जाए, बड़ी मेहनत की है तूने। सही है। सो अब यहां पे आती है आपकी स्ट्रेंथ। कैसे?
देखिए इंसान, आप सब ने अपने अपने स्ट्रेंथ एनालिसिस किए होंगे। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से अपनी टॉप 3 स्ट्रेंथ्स यहाँ लिख दें, जल्दी जल्दी, देर नहीं लगानी। टॉप 3 स्ट्रेंथ्स, जो आपने अपना स्ट्रेंथ एनालिसिस किया है उसका रिजल्ट आया होगा, आपने अपनी टॉप 3 स्ट्रेंथ्स लिखनी है। जो स्ट्रेंथ एनालिसिस में से निकला है उसमें दयानतदारी के लफ्ज तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। हाँ, ऑनेस्टी था, अंग्रेजी में लिखेंगे तो जरा आसानी होगी मुझे कंपेयर करने में। टॉप 3। उर्दू में कैसे कर लिया आपने? मेरे हिसाब से तो ये इंग्लिश में मौजूद है। खैर कोई बात नहीं। एबिलिटी, पीस, सिक्योरिटी, गुड। ठीक है, कोई मसला नहीं है हमारे साहब, नो वरीज। सक्सेस, एक्सेलेंस। यार ये आप लोगों ने कहाँ से स्ट्रेंथ एनालिसिस किया है? इसमें सक्सेस तो मौजूद नहीं है। जस्टिस, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, क्यूरोसिटी, पर्सपेक्टिव, सेल्फ रेगुलेशन, एक्सीलेंस और डिटर्मिनेशन। मेरे ख्याल में आप स्ट्रेंथ एनालिसिस को, अहमद साहब, और वैल्यूज को, दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं। स्ट्रेंथ एनालिसिस वो था जो आपने वीआईए के प्लेटफॉर्म पे जाके किया था, और जो 24 में से आपको टॉप सारी निकाल के देता है मेरे ख्याल में, लेकिन टॉप 5 को वो हाईलाइट करता है। जब मैंने लास्ट टाइम किया था तो ये सूरत हाल थी, अब मुझे पता नहीं है क्या सूरत हाल हुई होगी। खैर, और जनाब बाकी खवातीन हजरात, जल्दी जल्दी। काइंडनेस, लव ऑफ लर्निंग, ऑनेस्टी। वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं अपनी बात की तरफ वापस आ रहा हूँ। तो एक चीज जहन में लेकर आए कि अगर आपको अपनी टॉप 3 स्ट्रेंथ पता है, और उसमें से एक स्ट्रेंथ ऑनेस्टी है। मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूं, मुझे कोई काम करवाना है किसी से, तो मुझे ऑनेस्ट बंदा ढूंढने में मुश्किल होती। ऑनेस्ट बंदा ढूंढने में मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि हमारे माशरे में बुराइयां बहुत बुरे तरीके से फैलती चली जा रही। तो एक ऐसा शख्स जो ईमानदारी के साथ अपना काम करे, उसको तलाश करना मुश्किल है। अगर आप ऑनेस्ट हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब लोग ही ऑनेस्ट होंगे, और ये आपकी स्ट्रेंथ भी है, यानी टॉप मोस्ट स्ट्रेंथ में शुमार होती है, तो आप अगर इस हवाले से इस बात को एक्सरसाइज करना शुरू करें और शो करना शुरू करें कि जी हम ईमानदारी से जितना काम होता है उतना ही करते हैं। मैं कभी कभी गाड़ी के एसी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक शॉप है तारेक रोड पे, मेरे घर से काफी दूर है, तो मैं वहां जाता हूँ। और मैं वहां क्यों जाता हूँ? मैं वहां इसलिए जाता हूँ कि कभी एक दफा ऐसा भी हुआ है कि मुझे लगा है कि 15-20 हजार का काम होगा, और मैं पैसे लेकर गया, उन्होंने 500 रुपये लेके और फिल्टर चेंज करके मुझे वापस भेज दिया। अभी पिछले दिनों भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जी मुझे लगा कि गाड़ी की गैस खत्म हो गई है, और उन्होंने सिर्फ फिल्टर निकाला, चोक किया, चोक हुआ था, उसको साफ सुथरा किया, वापस दूसरा लगाया, और उन्होंने कहा जी जाए घर जाए, कि चल जाएगी इस पूरी सर्दियों में। तो द पॉइंट इज कि ऐसा कहाँ होता है? आप किसी को अपने उस मामले में शामिल कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो लोग तो फौरन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और खुद आपसे नाजायज फायदा उठाते हैं। उनको पता होता है कि आप मासूम हैं, आपको इल्म ही नहीं है उस बारे में। सो अगर आप ऑनेस्टी आपकी स्ट्रेंथ है, और आप उसको अपने कारोबार में, अपने काम में अपनी निशानी बना लें, और हर काम को उसके मयार के मुताबिक पूरा कर लें, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको जानने लग जाएंगे कि ये बंदा जो है ना,
ये बहुत अच्छा काम करता है। जिस चीज़ की सप्लाई एंड डिमांड की बात होती है, जिस चीज़ की दुनिया में कमी होती है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आपके माहौल में ऑनेस्टी की कमी है। आप किसी के पास जाएँ, वो आपको चूना लगाने के लिए तैयार बैठा हो। सो अगर आपसे लोगों को अच्छा काम मिलेगा और आप इस तरह काम करते हैं और आप उनको कह भी देते हैं कि भई क्या ये मुमकिन है कि आप सर 2-4 लोगों को मेरे पास रेफर कर दें अपने काम के लिए? कभी-कभी मुँह से बोलना पड़ता है। तो आप देखिएगा आपका काम किस तरह तरक्की करेगा। एक्सीलेंस बाज़ लोगों ने लिखा है। सोचें कि अगर आप अपने काम को हमेशा बेहतरीन अंदाज़ में करना चाहते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक्सीलेंस जो है ना हमारी रिलिजियस ड्यूटी है। एक हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एहसान को हर काम में लाज़िम करार दिया है। अगर मुझे अल्फ़ाज़ सही याद है, अल्लाह ताला कमी-बेशी माफ़ फरमाए, इन्नल्लाह कतबा अलैकुमुल एहसाना अला कुल्ली शैइन। तो आप सोचें कि हर मामले में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक्सीलेंस हमारे ऊपर वाजिब है। सिर्फ़ दीनी मामलात में नहीं, दुनिया के मामलात में भी। मैं इस दीन और दुनिया के अलग-अलग तसव्वुर से थोड़ा-सा शाकी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। दुनिया खराब करेंगे आप तो दीन तो खराब हो ही जाएगा आपका, क्योंकि आप इस दुनिया ही के अंदर तो इम्तिहान देने के लिए आए। तो अगर हर काम में एक्सीलेंस आपकी ड्यूटी है, तो फिर बच क्या जाता है? आप अपना काम बेहतरीन अंदाज़ से करना शुरू कर दें। थोड़ा-सा आपको उसे लोगों तक पहुँचाना सीखना पड़ेगा। वो उस काम का हिस्सा है कि आप जो काम कर रहे हैं, उसको आप उसके बारे में लोगों को पता हो कि आप क्या काम कर रहे हैं। और ग्रेजुअली आपके इर्द-गिर्द लोग जो हैं, वो आपके काम के मोतरफ़ होते चले जाएँगे, लोगों को आपके पास रेफ़र करना शुरू कर देंगे कि भाई ये साहब बड़ा ज़बरदस्त काम करवा। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक कोर्स लॉन्च किया था 3 मंथ्स का, 12 स्टेप्स टू लीडरशिप एक्सीलेंस। और वो पेड कोर्स था, उसके अंदर बहुत मेहनत लगी। मैंने तकरीबन 6 महीने लगाए उस कोर्स को डिज़ाइन करके, पूरा एलएमएस पे लोड करने पे, फिर वो 3 महीने रन हुआ। उसके जो रिव्यूज़ हैं, मैं वो जब देखता हूँ तो मेरा दिल जिसको कहते हैं ना बाग-बाग हो जाता है और खून बढ़ जाता है। उसकी वजह क्या है कि उसके रिव्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें हमने बहुत मेहनत की है। जब आप मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको अपनी मेहनत के कदरदान लोग मिल जाएँगे। कुछ लोगों की स्ट्रेंथ आई है क्यूरियोसिटी, सीखना और सिखाना आपका काम है। जो लोग पढ़ने-पढ़ाने से ताल्लुक रखते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग टीचर्स हैं। क्या आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के बारे में पढ़ते हैं? मैं बाज़ प्रोफ़ेशनल ग्रुप्स के साथ हूँ, व्हाट्सऐप पे ही या इधर-उधर। मुझे अफ़सोस इस बात का होता है कि टीचिंग के ग्रुप्स पे टीचिंग के बारे में बात नहीं होती। जो हमारे सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स हैं, उन पे उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं होती, दुनिया जहाँ की बात होती। सो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आप प्रोफ़ेशनली इम्प्रूव नहीं हो रहे। सो अगर आपका ताल्लुक टीचिंग से है, आप टीचिंग के हवाले से नई-नई चीज़ें सीखते रहें। एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है, आई थिंक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ भी है। उसका नाम है सॉरी, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। टीच लाइक अ चैंपियन। बल्कि आपको मेरे यूट्यूब के ऊपर भी टीचिंग एंड लर्निंग के हवाले से इस वक़्त मेरे ख़्याल में 15 वीडियोज़ तो जो मैंने आपको लिंक शेयर किया था, उस पे मौजूद हैं। कि आप अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक व्हाट्सऐप भी ग्रुप भी बना रखा है टीचर्स के हवाले, जिसमें मैं टीचिंग के हवाले से चीज़ें पोस्ट करता था। उसका लिंक मैं आज आपसे शेयर कर दूँ। तो जो उस्ताद हैं वो उसको उसमें शामिल हो सकते हैं। तो द पॉइंट इज़ कि क्या आप टीचिंग के बारे में सीखते हैं कि मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? हमने अभी पिछले दिनों एक चीज़ पढ़ी, जिसको बड़ी तफ़सील से पढ़ने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बहुत अच्छी लगी, और इस पे मज़ीद कुछ काम करने का, सीखने का इरादा रखता हूँ मैं। कुछ मटीरियल डेवलप करने का भी प्रोग्राम है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव लोड थ्योरी। कॉग्निटिव लोड थ्योरी ये बताती है आपको कि आप किस तरीके से लर्निंग के प्रोसेस को और टीचिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपना मटीरियल इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता करके लोगों को दें कि जिससे उनको उसको समझने में और अपने अंदर बिठाने में दिम ज़हन की आसानी हो।
तो क्यूरोसिटी अगर आपके अंदर है तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में और अपनी जो भी काम आप कर रहे हैं उस हुनर के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होना चाहिए, उसके बारे में सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया हासिल करते रहना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी है, तो भाई अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप लिखते क्यों नहीं? आप कोई आर्ट वाला काम क्यों नहीं करते? आप खत्ताती सीख लें, आप पेंटिंग सीख लें, आप उसको फ़ारिग टाइम में करें, मगर उसे अपने काम का हिस्सा बनाएँ। और मज़े की बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उस्ताद हैं और आपको खत्ताती भी आती है, तो क्या आप अपनी उस्तादी से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं, क्या उनको उसके ज़रिए ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में पढ़ा सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना पड़ेंगी। लव ऑफ लर्निंग आपके अंदर एक मैंने जगह देखा है, ये मेरी भी टॉप स्ट्रेंथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लव ऑफ लर्निंग अगर आपके अंदर है, तो क्या आप अपने आप को नई-नई चीज़ों के को सीखने और सिखाने में लगा सकते हैं? आप एक उस्ताद तो हैं ही, मगर क्या आप अपने ही सब्जेक्ट में घूम रहे हैं या आप इससे बाहर भी निकल रहे हैं? या आप इधर-उधर कनेक्शंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं? कुछ नया सीख रहे हैं, उसको यहाँ लाके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और क्या आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? जबकि लव ऑफ लर्निंग आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ को उठाना है और आपने ये सोचना है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ, उसमें इसका क्या इस्तेमाल? मैं किस तरीके से इन स्ट्रेंथ्स को यूज़ करते हुए कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा कर सकता हूँ? फिर एक बहुत अहम चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी, जो भी काम आप करते हैं, जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, जो भी आपके आपकी स्टडीज़, कुछ बच्चे स्टूडेंट्स भी थे यहाँ पे। तो क्या आप आगे की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे? मिसाल के तौर पे अगर आप टीचर हैं और आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, अब जैसे हमारा ये ऑनलाइन सेशन है, तो क्या आप इसके अंदर कुछ नई जिद्दत लाना चाह रहे हैं? क्या आपने कुछ नए टूल्स सीखे हैं? मिसाल के तौर पे हमने यहाँ यूज़ नहीं किए, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, मगर ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब लोग एक-दूसरे के साथ मिल के लर्न करते हैं, तो उनको फ़ायदा होता है। क्या आपने वो टूल सीखे? क्या आपने टेक्नोलॉजी टीचिंग विद टेक्नोलॉजी के अंदर कमाल हासिल करने की कोशिश की या इस बारे में सोचा? सो मैं आपको सिर्फ़ रास्ते दिखा रहा हूँ कि आपने अपनी 5 स्ट्रेंथ्स रखनी है अपने सामने और आपने देखना है कि आपने ज़िंदगी में इसको कहाँ-कहाँ, किस तरह इस्तेमाल करना है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। ताकि अल्लाह ताला ने जो काम आपको सौंपा है, जिस दुनिया के अंदर जिस फ़ील्ड में डाला है, उस काम को आप अच्छे तरीके से कर सकें ताकि आखिर में आपको भी थपकी मिले और अल्लाह ताला आपको कहें जाओ भई, उधर ही चले जाओ तुम भी। बड़ी तुमने मेहनत की, बड़ा ज़ोर लगाया। तो क्या इस तरह आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें कि किस तरीके से आप इन स्ट्रेंथ्स को यूज़ करते हुए अपने काम के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है कि स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल क्या है? तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास 24 कैरेक्टर की स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं। तो आप टॉप वाली से शुरू हो जाएँ, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, फिर सेकंड वाली पे जाएँ, फिर थर्ड वाली पे जाएँ, फिर फोर्थ वाली पे जाएँ और थोड़ी-सी तवज्जो वो जो बॉटम हाफ है ना उसको भी दें, कि यार इनमें से कोई कौन-सी चीज़ इसको कहते हैं अंग्रेजी में लो हैंगिंग फ्रूट, कौन-सी चीज़ थोड़ी-सी बेहतर हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे अंदर सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, तो कोई 2-4 वर्कशॉप्स ले लें, महवर पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इस पे पढ़ने के लिए इंशाल्लाह। तो और बहुत सारा कुछ अवेलेबल होता है कि क्या मैं इसको थोड़ा-सा इम्प्रूव कर सकता हूँ? सो ज़्यादा 75% तवज्जो आपकी उसके टॉप वाले पोर्शन में होनी चाहिए और 25% तवज्जो आपकी उसके बॉटम वाले पोर्शन पे होनी चाहिए कि यार मेरी जो कमज़ोरियाँ हैं मैं उसको तो थोड़ा-थोड़ा करके दूर करूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई एक कमज़ोरी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन आप वादे के पक्के नहीं हैं, आप वक़्त के पाबंद नहीं हैं, आप लोगों को जो टाइम देते हैं उस टाइम पे काम पूरा नहीं कर पाते। तो आपके अच्छे काम की वैल्यू बहुत कम रह जाएगी। उसकी वजह ये है कि लोग कहेंगे भाई ये तो बंदा जो है ना इसके कॉल और फ़ेल में तज़ाद है, ये कहता है मैं 5 दिन में कर दूँगा, करके 8 दिन में देता है और उस दौरान में कोई डेडलाइन मिस हो जाती है किसी की तो सारा नुकसान आपको होगा।
तो आपको उस एंड से भी देखना है कि अगर मेरी कमजोरी कोई ऐसी कमजोरी है जो कि मुझे बहुत नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो जिंदगी के 24 पहलू इस टेस्ट ने आपको दिखा दिए हैं। आप देख लें, अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करें कि आपको किस पे काम करना है और आप किस तरीके से जो है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी पहचान बना सकते हैं, जिंदगी में अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने काम में एक्सेल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले लेवल के ऊपर, और वो अगला लेवल है जनाब वैल्यूज का। तो आप लोग अपनी अपनी वैल्यूज लिखेंगे इधर चैट बॉक्स में, जरा मैं देखूंगी क्या वैल्यूज आई हैं आप लोगों की। एक नहीं लिखे, कम से कम 4 से 5 वैल्यूज लिखें कि आपने क्या वैल्यूज निकाली हैं वैल्यू नाम से। अच्छा, अगर मैं वैल्यूज को आसान उर्दू में समझाऊं ना, तो ये समझ लें कि ये आपकी जिंदगी के उसूल हैं। वो उसूल जो आपके लिए अहम है, जिंदगी गुजारने के उसूल। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक वैल्यू है, होगी, किसी ना किसी की जरूर आई होगी, एंड दैट इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी से क्या मुराद है? इंटेग्रिटी से मुराद ये है कि आपको बिल्कुल कोई दो नंबरी पसंद नहीं। अच्छा जी, आपके लिए एक ऑफर आती है जॉब की, और आपको पता चलता है कि भाई ये जो जगह है जहां से मुझे जॉब की ऑफर आई है, ऑफर तो बड़ी अच्छी है। मेरी मौजूदा तनख्वाह से मुझे 20-25 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और इस वक्त मुझे जरूरत भी है, तो मेरे काम आ जाएंगे ये पैसे, तो मेरा काम बन जाएगा, मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अपनी 5 अदद वैल्यूज लिखी हुई हैं और उसमें सबसे ऊपर इंटेग्रिटी लिखा हुआ जगमगा रहा है, तो आपको इंटेग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना चाहिए कि क्या मैं यहाँ पे रहकर ये काम कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। ठीक है। अगर मुझे पता है कि एक जगह दो नंबरी होती है, तो क्या मुझे वहां काम करना चाहिए? क्या मुझे वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? रिलीजन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक वैल्यू में आया है जनाब रिलीजन, और आपको ऑफर आती है जनाब एक अदद बैंक से काम करने, और आप सोचते हैं कि चलो यार कुछ अरसे काम कर लेते हैं और फिर देख लेंगे, बाद में इधर उधर स्विच हो जाएंगे। तो ये सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए। जब आप फैसला करने जाएंगे, तो आपको फैसला करने पे सबसे पहले जिस चीज पे नजर डालनी चाहिए वो अपनी वैल्यूज है। मेरे लिए जिंदगी में क्या क्या अहम है, मैं फैसला करते हुए उसमें से अगर ये 5 चीजें हैं टॉप, मैं हर एक को बतौर एक कसौटी इस्तेमाल करूंगा।
और मैं ये देखूंगा कि इसके हिसाब से मुझे ये फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यूज इस काम आती हैं, और वैल्यूज इसलिए होती हैं कि इनको आप एक जगह लिख कर रखें और वक्तन फवक्तन उनको देखते रहें। जब आप अपनी वैल्यूज को देखते रहेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि कभी कभी ऐसा होता है, बंदा स्लिप होने के बारे में सोच रहा होता है, यार बड़ी अच्छी ऑफर है, सोचने दो मुझे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बगैर नाम लिए, नाम लेना वैसे भी अच्छी बात नहीं होती। सो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की स्कीम आई शहर के अंदर, और पता नहीं कितने लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि यार वहां कुछ ले लो। अच्छा, मेरे दिल में इत्मीनान नहीं था, इसलिए कि मुझे लगता था कि यार एक जगह की शोहरत ही ये है कि वो जगह जो है उसमें कुछ गड़बड़ है, और किसी की जमीन पे कब्जा किया गया है, किसी को जबरदस्ती बेदखल किया गया है, और कुछ ऐसे तरीके इख्तियार किए गए हैं जो कि मुनासिब नहीं, दीन उन्हें सही नहीं समझता। कभी कभी मैं जो है वो, इतनी ज्यादा लोगों ने एनकरेज किया या इतना ज्यादा लोगों ने बात की इस मौजू पे कि कभी कभी मैं सोच में पड़ जा रहा था। तो बड़े मजे की बात है कि मेरी बेटी, एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो बेटी ने मुझे कहा कि यार आप ऐसे सोच भी क्यों रहे हैं, मतलब आप इस पर गौर भी क्यों कर रहे हैं जब आपको पता है कि एक चीज की बुनियाद ही ठीक नहीं है। तो उस चीज ने मुझे हमेशा क्लियर किया, जब भी आप कोई ऐसा फैसला करने जाएं तो आप देखें कि उसकी बुनियाद जो आपकी वैल्यूज हैं उस वैल्यूज के साथ मैच करती है कि नहीं करती। कुछ प्रोफेशंस होते हैं या कुछ कारोबार होते हैं जिनके अंदर दो नंबरी उसका पार्ट ही है। अगर आप स्टेट एजेंसी का काम करेंगे तो शायद ही ये मुमकिन हो, मुझे लगता है कि आप रिश्वत लिए बगैर, दिए बगैर आप अपनी फाइल्स को आगे पीछे कर सकते। एक एक छोटे छोटे से काम के लिए भी आपको जाके वहाँ इधर उधर क्लर्कों को पैसे खिलाने पड़ते हैं, तो जाके काम होता है। सो अगर आप जानबूझ के उस काम में घुस रहे हैं और आप ये काम भी कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप वैल्यूज के साथ ट्रू नहीं है। अच्छा, जब आप अपनी वैल्यूज से ट्रू नहीं होते या उससे इनहेराफ करते हैं तो क्या पैदा होता है? एक चीज पैदा होती है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करना जो है ना, नफ्स लव्वामा का काम है। वो आपको मलामत करता है सारा टाइम कि अबे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, अब या तो बंदा उसको बेहोशी की दवा देके सुला देता। तो आपने पढ़ा होगा कि एक हदीस है कि जी हर गुनाह करते हुए कल्ब का जो एक हिस्सा है ना वो स्याह पड़ जाता है। फिर एक वक्त आता है कि आपको गुनाह जो है वो गुनाह नहीं लगता। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है, क्योंकि आप उसका गला घोंट देते हैं नफ्स लव्वामा का ना, फिर वो आपको बोलना भी छोड़ देता है कि यार ये तो सुनता ही नहीं है, इसको बोलने का फायदा क्या। सो आपकी वैल्यूज आपको बताएंगी कि कोई काम आपने करना है या नहीं करना है। और अगर आप उनके बताने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आपके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होगी, बेचैनी और बेकरारी पैदा होगी। यार दीन तो ये कहता है, मैं ये कर रहा हूं। अब बेकरारी एक दफा पैदा हो गई है तो उसका क्या हल है? आपने पहला फैसला ही गलत किया कि आपने अपनी वैल्यूज से इनहराफ कर ली। और मुसलमानों में हमारी वैल्यूज जो है वो तो आती ही दीन से हैं। अब आपने इनहराफ कर लिया तो अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा हो गई, बेचैनी पैदा हो गई, बेकरारी पैदा हो गई। अब इसका क्या हाल है? अब या तो आप उसके मुताबिक अमल करके अपने आप को ठीक कर लेंगे या उसका गला घोंट देंगे। अगर आपने उसका गला घोंट दिया तो आप उस रास्ते पे चल निकले हैं जो कि कामयाबी का रास्ता नहीं। क्योंकि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं और आप कहते हैं यार इसके बगैर तो इस मुल्क में काम ही नहीं चलता, या इसके बगैर तो मैं चल ही नहीं सकता, आपने एक एक्सक्यूज अपने लिए पैदा कर लिया है और उसको आप बतौर हीला इस्तेमाल कर रहे हैं और वो काम करे चले जा रहे हैं, तो फिर आपका ज़मीर आपको मलामत करना छोड़ देगा, नफ्से लवामा चुप होकर एक कोने में बैठ जाएगा, वो कहेगा करने दो भाई, बाद में देखेंगे। और फिर जब होश आता है तो बहुत सारा टाइम गुजर चुका होता है, आप इतने लोगों का हक मार चुके होते हैं, इतनी गड़बड़ कर चुके होते हैं कि उसको सुधारना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। कहाँ कहाँ किस किस को ढूंढते बनेंगे।
तो वैल्यूज की ये यूटिलाइजेशन है। पांचों वैल्यूज जो आपकी टॉप मोस्ट आई हैं, वो उसूल हैं जिंदगी के जिनके मुताबिक आप जीते हैं, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। तो मैं चाहूंगा कि आप कॉन्शियसली उनके मुताबिक जीना शुरू कर दें। जब आपके सामने इस फैसला करने के लिए क्वेश्चन आए, आप इन पांच उसूलों को अपने सामने रखें। आप देखेंगे भाई ये सारे उसूल मुझे क्या बता रहे हैं, मुझे ये फैसला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जनाब ये था इस्तेमाल वैल्यूज का। आप तमाम लोगों की वैल्यूज आपके पास हैं, उसे अपने पास लिखें और उसकी रोशनी में फैसले करें। अच्छा जी, अब कुछ सवाल लिए जा सकते हैं, तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर देख लेता हूँ आपने क्या सवाल डाले। ओबीडियंस, अदब। अम, एक सवाल तो मुझे यही नजर आ गया हमाद साहब का, ओबीडियंस को जो है वो एक्सप्लेन कर दें। देखें, हर काम को करने का कुछ तरीका होता है, कोई तरीका होता है। वैसे तो ओबीडियंस इताअत है। इताअत से मुराद ये है कि, बल्कि मैं इसको अदब नहीं कहूंगा, इताअत ही कहूंगा। इताअत से मुराद ये है कि आप अपने काम करने में अल्लाह सुब्हाना व तआला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों का लिहाज रखें। ये इताअत है। और इताअत तो जाहिर है इबादत की एक शक्ल है कि जी मैं अपना काम इस तरीके से कर रहा हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। और कल हमारे उस्ताद जी ने एक बड़ी प्यारी दुआ लिखी थी कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए और ऐसा राजी हो जाए कि कभी नाराज ना हो। हाँ हाँ, और आपके सारे मसाइल हल हो जाए। तो ये दुआ मेरी तरफ से आपके लिए भी है और आप भी मेरे लिए कर सकते हैं। अच्छा, समराइज तो मैंने आपके लिए, अच्छा एक सवाल ये आया है कि कुछ वैल्यूज को समराइज कर दें इस्लामिक टीचिंग्स के हवाले से। तो ये जो वैल्यूज हैं जो आपने लिखी हैं यहाँ पे, इनमें एक तो इंटेग्रिटी की मैंने बात कर ली, टॉलरेंस की मैंने बात कर ली, बर्दाश्त, या अभी कर लेते हैं थोड़ी सी कि जनाब ये बर्दाश्त क्या होती है। बर्दाश्त से मुराद ये है, बर्दाश्त से मुराद ये है कि आप खामा खा छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा फसाद ना करें, लोगों के साथ इग्नोर करें और दरगुजर से काम लें जहां मुमकिन है। कहीं कहीं आप बड़े प्यार मोहब्बत से लोगों को बता भी सकते हैं कि ये चीजें अच्छी नहीं है और ये इस तरह नहीं होना चाहिए या मुझे पसंद नहीं आया। हर एक का एक बेहतर तरीका होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन ये कि आप उसको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी बातों को। तो कोशिश करें कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें। याद रखें कि आपकी बात अक्सर सही होती है मगर उसको कहने का अंदाज गलत होता है। इन्फ्लुएंस और कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर दें जनाब। इन्फ्लुएंस होता है असर। देखें, मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो कुछ आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हो सकता है आपकी जिंदगी के फैसले करने में आगे मेरा कोई रोल हो, तो आप मेरे इन्फ्लुएंस में हैं। तो ये मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। कुछ लोग जुड़ जाते हैं अक्सर इस तरह के टॉपिक से बाद, जब वो सेशन लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा बन जाते हैं, वक्तन फवक्तन उनसे बात होती रहती है। कभी गाइडेंस चाहिए होती है तो राब्ता कर लेते हैं, कोई वर्कशॉप होती है तो वो अटेंड कर लेते हैं, सेमिनार होता है तो उसमें आ जाते हैं, तो उनसे ताल्लुक बढ़ जाता है। तो अब मेरा काम क्या है कि हर वो शख्स जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है मैं उसकी बेहतरीन रहनुमाई कर सकूं, है ना। ये मेरा इन्फ्लुएंस है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे इन्फ्लुएंस से बाहर हैं, उनके बारे में हो सकता है मैं फिक्रमंद तो हो सकूं, मैं दिल में उसको बुरा समझूं, मगर मुझे पता है कि इसका मैं कुछ कर नहीं सकता। तो जितना फोकस आपका अपने दायरे इख्तियार से बाहर होगा। अच्छा हजरत, ये एमफिल के हवाले से कुछ मशवरे जो है ना, इस टॉपिक से बिल्कुल दूर की बात है, इसके लिए आपको मुझसे अलग से रब्ता करना पड़ेगा। तो अगर हम टॉपिक पे रहें तो सबका फायदा होगा। अगर मैं इंडिविजुअली एक एक शख्स को मशवरे दूंगा तो वो मुश्किल हो जाएगी फिर, क्योंकि इससे अ, बाकी लोगों को कोई फायदा नहीं है ना। तो अच्छा, इन्फ्लुएंस की बात करे थे हम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से हर कोई जो है ना वो निगहबान है, और हर एक से, वो जिनका निगहबान है, कुल्लुकुम मसऊलन अन रियतिही, कि तुमसे उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा कि तुमने उनके साथ क्या किया। तो जो इन्फ्लुएंस होता है वो यही होता है कि आप
आपकी बात जो लोग सुनते हैं, जो लोग आपका हुक्म मानते हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो डायरेक्ट आपकी परफॉर्मेंस जो भी आपकी है उससे असर उन पे पड़ता होगा, जो कि आपके अंडर अंडर आते होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आपकी बात मानते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपकी बात सुनते होंगे, मानते बेशक ना हो। तो उन सारों को सही रास्ते पे लेकर चलना या उनको सही रास्ता दिखाना जहां तक मुमकिन हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये है इन्फ्लुएंस। कंट्रीब्यूशन क्या है कि भाई आप अपनी सलाहियतों को, अब आपने अपनी स्ट्रेंथ्स निकाल ली हैं, आप अपनी सलाहियतों से दूसरों को फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। याद रखें कि इंसान गमगीन, गमज़दा, परेशान उस वक्त होता है जब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जब वो ज़रा अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाना शुरू करता है ना, तो उसको ऐसे लोग नज़र आते हैं जो उससे ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। अगर वो उनकी मदद करना शुरू कर दे, अगर उनके काम आना शुरू कर दे, तो यही उसका कंट्रीब्यूशन है। जो कुछ आपके पास है, उसको आप बाँटना शुरू कर दें, उसको लोगों को देना शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपके पास जो कुछ है उसमें भी बरकत देगा और दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, जिसको देख के आपको खुशी होगी। मेरा कोई स्टूडेंट मुझे महीनों बाद मिलता है, सालों बाद मिलता है और आके कहता है, "सर आपने फलाँ बात बताई थी और मैं आज तक नहीं भूला और मुझे बड़ा बहुत फ़ायदा हुआ।" तो खुशी होती है। आप अपने स्टूडेंट पर मेहनत करें और वो सालों बाद आपको आकर मिले, ये रोज़ डालने वाला बीज है। वो इसका फल आपको 10-15 साल बाद मिलेगा। तो अगर आप ये काम करते हैं, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, एक सवाल जनाब, एहसास कमतरी ये है कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से करना शुरू हो जाएँ, बेहतरीन तरीके से करना शुरू हो जाएँ। इतना काम करें, इतनी मेहनत करें कि आप अपने शोबे की पहचान बन जाएँ, तो एहसास कमतरी आपका खुद खत्म हो जाएगा। असल में परेशानियाँ हमें उस वक़्त शुरू होती हैं जब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्कशंस कर रहे होते हैं, अमल कुछ नहीं कर रहे होते। अभी आपने इन दोनों सेशंस में 4 चीज़ें सीखी हैं। आपने पर्सनैलिटी एनालिसिस देखा, उससे आपको 2 अंदाज़ से अपनी पर्सनैलिटी का पता चला। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स देखी, आपने वैल्यूज़ देखी, अब आपका काम है कि आप इस काम को आगे बढ़ाएँ। मैं रोज़ आपको आपके घर आके तो नहीं समझा सकता, ना मैं आपको इंडिविजुअली हर एक को बार-बार मशवरा दे सकता हूँ। इसलिए कि मेरी भी लिमिटेशंस हैं, मेरे पास भी 24 घंटे होते हैं, काम होता है, फैमिली होती है, बाकी सारा कुछ होता है। तो कोशिश कर सकता हूँ जहाँ तक मुमकिन हो। तो इसको पढ़ें, इन सारी चीज़ों को। करियर के हवाले से 2-3 लोगों ने सवाल किए हैं, कुछ बच्चे मौजूद थे, उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें ये ज़रूर देखेंगे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो कौन-सी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं और वो कौन-सी चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकली यूटिलाइज़ेबल होंगी, जिनका स्कोप होगा। ये करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आजकल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप ये सवाल चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट डू यू सी दैट इन 2029 मेबी व्हाट वुड बी द व्हाट वुड बी द इमर्जिंग फील्ड्स या व्हाट वुड बी द इम्पोर्टेंट फील्ड्स व्हिच आई शुड टेक। तो मैं तो अक्सर इसी तरह कहता हूँ, मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि जी मुझे फलाँ चीज़ सीखनी है, मेरा एक पर्सनलाइज़्ड लर्निंग प्लान बना के दे दो। वो पर्सनलाइज़्ड लर्निंग प्लान बना के दे देता है, आप उसके बाद शुरू कर दें उसको पढ़ना। कोर्स डेवलपमेंट के अंदर मैं उससे हेल्प लेता हूँ कि यार मुझे जो है वो टॉपिक्स निकाल के दे दो कि ये चीज़ मुझे पढ़ानी है। ऑब्वियसली उसमें मेरा अपना दिमाग भी लगता है बाद में कि ठीक है इसने ये मिस कर दिया, ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये निकाल दो, ये मेरी ऑडियंस के हिसाब से ठीक नहीं है। मगर एक आउटलाइन दे देता है वो आप। एक सवाल आया एहसास के बारे में। देखिए जनाब, एहसास पैदा होता है जब आप दूसरे की तकलीफ को देखकर उसके बारे में गौर करें। अगेन अ लॉट ऑफ इट इज़ रिलेटेड टू रिफ्लेक्शंस कि आप कितना उसके बारे में सोचते हैं। अगर आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि वो किस तकलीफ से गुज़र रहा है, इसी को एहसास कहते हैं। कोई और सवाल अगर है तो? पैशन एंड कंपैशन, भैया ये गूगल वाले सवाल तो ना करें ना आप। जो सवाल गूगल से किया जा सकता है, वो मुझसे क्यों कर रहे हैं? कभी-कभी मुझे ना ऐसे इस तरह के सवाल मिलते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई गूगल कर लें इसको, आप मेरा वक़्त क्यों ले रहे हैं? पैशन जो है वो जज़्बे का नाम है कि आप किस तरीके से
किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा शौक रखते हैं, यानी शौक की इंतहा को आप पैशन कह सकते हैं। और कंपैशन जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, उसका ताल्लुक एहसास से ज्यादा है। तहकीक के हवाले से हजरत रिसर्च राइटिंग की एक पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस मौजूद है जो कि अभी चल रही है। तो अभी मैं लिटरेचर रिव्यू तक पहुंचा हूं, मगर मेरे ख्याल में 5 से 7 वीडियोस ऑलरेडी हो गई हैं। तो आप वहां तक पहुंचे इंशाल्लाह, जब तक अगली वीडियो भी आ जाएगी। तो उसको देखना शुरू करें, टॉपिक का इंतखाब कैसे किया जाए, टाइटल कैसे लिखा जाए, इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसको देख। भाई ये फर्क जो है ना, आपने गूगल से पूछना है। एक बहुत अहम चीज है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। दैट मीन्स कि अपनी लर्निंग के अंदर अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे सवालात हैं जिसका जवाब आपको डिक्शनरी और गूगल दे सकते हैं, उसको आप यहाँ ना पूछें। उसको उसकी जगह कुछ अहम सवाल मजीद हो सकते हैं जिसका जवाब गूगल नहीं दे सकते, वो देने के लिए मैं हाजिर हूँ। मुस्तकिल मिजाज, ये जबरदस्त सवाल है। ये जवाब गूगल आपको शायद मुश्किल से दे पाए आपके हवाले से। मुस्तकिल मिजाजी कैसे आती है बेटा? ऐसे आती है कि जब आप एक काम को अपने मामूल का हिस्सा बनाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरी वर्कशॉप पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के ज्यादातर सवालों के जो जवाब है ना, वो मेरे किसी ना किसी वीडियो में मौजूद है। वो वीडियो देखिएगा, उससे आपको कुछ चीजों का अंदाजा होगा। एक बात मैं यहाँ पे तय कर देता हूँ आपके लिए। मुस्तकिल मिजाजी जब आती है जब आप किसी चीज को मामूल का हिस्सा बनाते हैं। यानी आपकी जिंदगी एक, वो कहते हैं रूटीन लाइफ बड़ी बोरिंग होती है, लेकिन रूटीन में चलनी चाहिए भाई लाइफ। इसलिए कि अगर आप एक दिन 5 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 6 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 7 बजे उठ रहे हैं, तो आप कुछ भी सब तरीके से नहीं कर सकते। तो आपको एक टाइम बनाना पड़ेगा उठने का, और उसके बाद सोने का, बाकी सारे कामों का, और बेहतरीन तरीके से आपका दिन ऑर्गेनाइज हो जाएगा अगर आप उसको अपनी नमाजों के गिर्द ऑर्गेनाइज करें। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आप चैनल पे मौजूद टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस मौजूद हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें 10-15 वीडियोस हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। मुतासिर कुन शख्सियत के बनने के हवाले से एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आपको बयान कर देता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले ही पढ़ाई थी कि आप उस चीज से लापरवाह हो जाएं जो लोगों के पास है, उससे बेनियाज हो जाएं तो लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। और अगर आप दुनिया से बेनियाज हो जाएं तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगेगा। तो ये एक बड़ी प्यारी सी हदीस है जो कि हमारे पास मौजूद है। इस पे अमल कर लें, इंशाल्लाह आप मुतासर कुन शख्सियत बन जाएंगे। बाकी तो जाहिर है ये वो सारी कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं। मशवरा उससे लेना चाहिए जो मशवरे का अहल हो, देने का अहल हो, यानी कि मुखलिस हो, उस चीज के बारे में जानता हो जिस चीज के बारे में आप उससे सवाल कर रहे हैं। यानी कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एक डॉक्टर हूँ, मैंने मेडिसिन की तालीम हासिल की है, मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाता हूँ। अगर कोई मुझसे क्लिनिकल सवाल करता है ना, तो मैं उससे कह देता हूँ कि भाई मुझे इल्म नहीं है, मैं थोड़ा बहुत आपको रिपोर्ट रिपोर्ट इंटरप्रेट करके बता दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता, आप स्पेशलिस्ट के पास चले। और अगर आपने अपने करियर के बारे में पूछना है, तो आप एक ऐसे शख्स के पास जाएं जिसका इस बारे में तजर्बा है। आपने दीन के बारे में पूछना है तो ऐसे शख्स के पास जाएं जिसने दीन की तालीम हासिल की है। मेरा नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया होगा, आप उससे मुझसे पर्सनल पे रब्ता कर सकते हैं। और मुझे कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। कॉल रिसीव करने के आमतौर से मैं काबिल नहीं होता। आप एक काम कर सकते हैं उमैर साहब, रोजाना जो महवर आपको ग्रुप पे मिलेगी ना, उसको पढ़ के बच्चों को सुना दें और बच्चों से कहेंगे उस पर रिफ्लेक्शन लिखें। ये मेरे काफी सारे तलबा ये काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि वॉइस मैसेज अगर मुख्तसर हो तो बहुत अच्छा है, अगर वॉइस मैसेज तवील होगा तो मुझे सुनने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कम से कम छोटे से छोटा वॉइस मैसेज जिसके अंदर आप बहुत अहम कोई बात हो तो वो कीजिएगा, उसको तवील नहीं कीजिएगा, वरना लिख के कर दें। लिख के पढ़ना आसान होता है। तो नॉर्मली मेरे बहुत सारे जानने वाले ये काम करते हैं कि वो जो महवर रोजाना आती है ग्रुप के ऊपर, आपने भी आज देखी होंगी अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप शामिल हो गए हैं, जो चैनल है वो अपने बच्चों को देते हैं।
और उनसे कहते हैं कि इसके ऊपर तुम रिफ्लेक्शन लिखोगे, तुम इसको अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करो। तो उस चीज को आप अपनी जिंदगी में मामूल का हिस्सा बनाते चले जाएं, आपकी शख्सियत में निखार आता चला जाए। इन तहरीरों का मकसद ही यही है। और ये मैं सिर्फ महवर के हवाले से नहीं कह रहा, आप कोई और किताब पढ़ लें, उसमें भी आपको ये लिखना चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी जो लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप कोई किताब पढ़ें, मैं नॉर्मली किताब पढ़ते हुए उसके साइड पे पेंसिल से नोट्स लेता हूँ और फिर बाद में उनको देख लेता हूँ एक नज़र। बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है भाई, मैंडेटरी क्यों होगा? ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ओपन एंडेड है, किसी के आने पे एतराज नहीं है, किसी के जाने पे एतराज। यू लर्न टू से नो, इस पे एक बड़ी अच्छी थी। अच्छा, किसी ने सवाल किया था प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी? आपको यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उन प्लेलिस्ट में देखें, आपको 10-15 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो कम से कम आप अगर पढ़ लेंगे उन सारों की टाइटल को, तो आप उन्हें पहचान लेंगे। तल्ख रवैयों को कैसे बर्दाश्त किया जाए? बर्दाश्त तो बर्दाश्त ही होती है, अगर आप कर रहे हैं तो बस बर्दाश्त कर सकते हैं। चलें जनाब। अच्छा, एक छोटी सी किताब है, उसी के अंदर एक छोटी सी वीडियो है, आप सर्च कर लीजिएगा, ना की नन्ही किताब। तो यू शुड लर्न टू से नो के बारे में आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। मेरे ख्याल में इसको हम यहीं रोकते हैं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। मौलाना अभी फोरम आपके हवाले है, मेरे एंड पे अजान हो रही है। आप म्यूट है। माइक म्यूट था। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको रज़ा खैर अता फरमाए। आज का सेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भरपूर और मुफीद रहा, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे बड़ा इस्तेफादा किया होगा। तो बाकी ये कि ग्रुप में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इंशाल्लाह उनका नंबर भी मौजूद है। अगर आप चाहें ग्रुप में सवालात जो हों छोटे मोटे वो कर लिया करें, और उससे डॉक्टर साहब अपनी आसानी को देखते हुए उसके जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। बाकी जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको इंशाल्लाह ग्रुप में ही भेज दिए जाएंगे, जो आपका रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स ग्रुप है। तो यही चीज़ें हैं बस, इंशाल्लाह हम इसको एंड करते हैं, अज़ान भी हो रही है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।